अभी हम स्टडी करने जा रखे हैं। इससे पहले हमने न्यूक्लियसिया देख लिया, फीचर्स ऑफ न्यूक्लियसिया देख लिया। अब हम फंडामेंटल्स देखते हैं न्यूक्लियसिया के। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर कोई सेल है, उसको नॉर्मल सेल ग्रोथ करनी है, तो फॉर द नॉर्मल सेल की ग्रोथ के लिए क्या क्या मैकेनिज्म है, क्या मैकेनिज्म है। अब इसमें हम नॉर्मल सेल ग्रोथ का मैकेनिज्म देखेंगे कि नॉर्मल सेल ग्रो कैसे करता है। ठीक है, तो नॉर्मल अगर सेल की ग्रोथ होनी है, तो सबसे पहली चीज चाहिए ग्रोथ का फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर, दूसरा चाहिए ग्रोथ फैक्टर को रिसीव करने वाला रिसेप्टर। मतलब जैसे सेल है, तो उसके ऊपर रिसेप्टर लगा होना चाहिए, किसका, ग्रोथ फैक्टर को, का रिसेप्टर। बाहर, और ब्लड में क्या है, ग्रोथ फैक्टर। तो ये ग्रोथ फैक्टर जब यहाँ आएगा तो ये सिग्नल लेगा बाहर से, और ये रिसेप्टर रिसीव करेगा सिग्नल को, और ये सिग्नल अंदर ट्रांसड्यूस हो जाएगा। तो थर्ड क्या चाहिए सिग्नल का, सिग्नल के लिए ट्रांसडक्शन प्रोटीन, सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन चाहिए। फोर्थ चीज क्या चाहिए, फोर्थ चीज चाहिए, अब इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर। ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर चाहिए। सिग्नल कहाँ भेजा जाएगा, इसको, सिग्नल ट्रांसक्रिप्शन, सिग्नल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। फोर्थ इज सिग्नल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। एंड द लास्ट फिफ्थ थिंग इज, तो हमारा यहाँ पे सेल का जो साइकिल है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो सेल साइकिल आगे एक्टिवेट हो जाएगी, सेल की ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेप्स हो गई पांचों। कि सबसे पहले ग्रोथ फैक्टर चाहिए, फिर ग्रोथ फैक्टर को रिसीव करने वाला ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर चाहिए, फिर आगे ऐसे प्रोटीन चाहिए जो उसको अंदर सेल के अंदर रिसेप्टर से लेके जाए, तो सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन्स चाहिए। फिर आगे उसे न्यूक्लियस पे भेजना है, तो न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर चाहिए। और फिर सेल साइकिल आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, ये फंडामेंटल है इसका। इसके बाद अगर इनमें से किसी में भी म्यूटेशन हो जाती, किसी भी स्टेज पे, मान लो ग्रोथ फैक्टर वाले स्टेज में म्यूटेशन हो गई, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर वाले स्टेज में कोई भी पांच में से कोई भी एक स्टेप में म्यूटेशन हो जाती है, तो सेल साइकिल, मतलब फिर सेल की ग्रोथ ओवर ग्रोथ हो जाएगी, या फिर सेल्स और रुक जाएगा। तो उसको अब हम पढ़ते हैं। इन पांचों का म्यूटेशन देखना है। तो पहला, तो लोकेशन ऑफ म्यूटेशन ये पांच जगह है। पहला ग्रोथ फैक्टर, दूसरा ग्रोथ फैक्टर का रिसेप्टर, तीसरा सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन, न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, एंड फिफ्थ है सेल साइकिल। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम। तो इसमें होता क्या है, मतलब उससे पहले एक चीज देख रहे थे कि प्रोटो ऑन्कोजीन स्टेज होती है, प्रोटो ऑन्कोजीन। तो अगर म्यूटेशन हुआ तो ये क्या बन जाएगा, ऑन्कोजीन, मतलब कैंसर बन जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सबसे पहला ग्रोथ फैक्टर म्यूटेशन। ग्रोथ फैक्टर म्यूटेशन हम पढ़ने जा रहे हैं अब। ग्रोथ फैक्टर म्यूटेशन में क्या है, जैसे हमारे पास हो गया, म्यूटेशन किसमें होगी, टीजी, ग्रोथ फैक्टर बीटा, टीजीएफ बीटा। ठीक है, उसके बाद एफ जी, और फोर्थ हो गया HGF। ठीक है, ये चार चीजें ग्रोथ फैक्टर म्यूटेशन में हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ग्रोथ फैक्टर वाला है, ये सभी ग्रोथ फैक्टर्स हैं, जिसमें कि अगर पीजी, ग्रोथ फैक्टर बीटा, तो उसमें ब्रेन ट्यूमर होगा। ठीक है, अगर TGF, तो एस्ट्रोसाइटोमा होगा, एस्ट्रोसाइटोमा। अगर FGF जीन है, तो FGF, दिस कॉजेस, इसके दो फॉर्म्स होते हैं, एक HST होती है और एक होती है FGF3। तो HST वाला क्या कराएगा, ओस्टियोसार्कोमा, ओस्टियोसार्कोमा। और ये कराएगा यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर एंड गैस्ट्रिक कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर। और HGF, H को आप 8 बना सकते हो आराम से, है ना। तो तो H
बेसिकली एच से यहाँ पे क्या हो गया, ये कराता है हिपैटो सेल्यूलर, हिपैटो सेल्यूलर आपका कार्सिनोमा, मतलब लीवर का, ठीक है, लीवर का कैंसर, लीवर ट्यूमर। और इसको हम, और इसी हिपैटोसेल्युलर कैंसर को एक नाम और दिया जाता है, ऑल्सो नोन एज स्कैटर फैक्टर। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। तो हम पहला ग्रोथ फैक्टर वाला देख रहे हैं, कौन सा ग्रोथ फैक्टर वाला, जो हमने ये पहला वाली चीज पढ़ी थी, इसमें म्यूटेशन हो रहा है। अब ग्रोथ फैक्टर में म्यूटेशन हो रहा है तो कौन कौन से कैंसर हो सकते हैं, ब्रेन कैंसर हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर। दूसरा एस्ट्रोसाइटोमा हो सकता है, ओस्टियोसार्कोमा और यूरिनरी ब्लैडर और गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है, लिवर कैंसर हो सकता है, जिसको स्कैटर फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें ग्रोथ फैक्टर कौन कौन से नाम है इनके, तो एक नाम हो गया आपका पीडी ग्रोथ फैक्टर बीटा, टी ग्रोथ फैक्टर बीटा, एफ ग्रोथ फैक्टर, और जी ग्रोथ एच एच ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास नाम आ गए ग्रोथ फैक्टर के। पीडी वाला क्या कराएगा, ब्रेन कराएगा, पी को हम बी बना सकते हैं। ठीक है, टी हमारा क्या हो गया, एस्ट्रोसाइटोमा, एस्ट्रो, ट्रो, ट्रो, टी से ट्रो। और एफ, जी एफ में एफ आपका ओस्टियो और यूरिनरी ब्लैडर और गैस्ट्रिक। ठीक है, और एच आपका हिपेटो, एच से हिपेटो, एच से एच हो गया, और एच से हिपेटो सेल्युलर कार्सिनोमा होता। तो ये हमने पहला पढ़ लिया। इसके बाद वी हैव नेक्स्ट की ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। अब ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर में म्यूटेशन हो रही है। ठीक है, तो ये हमने पहले पी डी टी एफ एच। ठीक है, ये हमने क्या सीक्वेंस देखी, पी डी और टी एच एफ। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। टी से क्या हो गया आपका, ट्रो, एच से क्या हो गया, हिपैटोसेल्युलर, और एफ से क्या हो गया, तीन नाम है इसमें, ओस्टियो, यूरिनरी ब्लैडर और पेट का गैस्ट्राइट, गैस्ट्रिक। और पीडी आपका हो गया ब्रेन। ठीक है, इसके बाद ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर की म्यूटेशन अगर हो रखी है तो उसमें भी हमारे पास कुछ नाम आएंगे, जैसे कि ई आर बी, ई आर बी बी वन, इसको हम ई ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर वन, ये भी नाम देते हैं। ठीक है, ऐसे ही ई आर बी बी टू, ई ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर टू, और हर टू, हर टू न्यू भी कहते हैं इसको। तो ये हमारा दूसरा हो गया। ठीक, अब इन दोनों का देख लेते हैं एक बार। तो जिसमें कि ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला है ई आर बी बी वन और ई ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर वन, ये कराता है एडिनो कार्सिनोमा ऑफ लंग, एडिनो कार्सिनोमा ऑफ लंग्स। ठीक है, और जो हमारे पास ई आर बी बी टू, ई जी एफ आर टू और हर टू न्यू, एच ई आर है, हर टू न्यू। तो ये हमारा क्या कॉज कराएगा यहाँ पे, ब्रेस्ट कैंसर कराएगा, ब्रेस्ट कैंसर कॉज कराएगा ये आइडिनो कार्सिनोमा ऑफ लंग और ये ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है
पीडी ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर बीटा। ठीक है। जीएफआर हो गया आपका ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर और पीडी, तो हमने पहले ही पढ़ा था, ये तो ब्रेन में था। पीडी ग्रोथ फैक्टर, तो रिसेप्टर भी ब्रेन में ही होगा, तो ये कॉज कराएगा आपका ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर। ठीक। तो हमने ब्रेस्ट का देख लिया और लंग्स का देख लिया, लंग्स और ब्रेस्ट। तो वन से आप याद रख सकते हो, वन को एल बना दो, तो लंग का कैंसर हो गया। और आपका जो टू है, टू से आप यहाँ पे समझ सकते हो, ए के बाद बी आता है तो बी को टू हो गया। ठीक है, बी का हो गया आपका टू। ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है। फिर ये तो हमें पता ही है, पीजी ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर बीटा, ये ब्रेन ट्यूमर कराएगा। इसके बाद हमारे पास आता है FLT3। FLT3 क्या कॉज कराएगा? FLT3 हो गया आपका ल्यूकेमिया कॉज कराएगा। ल्यूकेमिया। ठीक है, ब्लड कैंसर। इसके बाद आ जाता है आपका ALK। तो ALK आपके तीन चीजें कराएगा ये। एक तो एडिनो कार्सिनोमा, ए से क्या हो गया, एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा ऑफ लंग। ठीक। एक ये कराएगा एड्रिनल ग्लैंड, बच्चों में। ठीक है, विच इज न्यूरोब्लास्टोमा। न्यूरोब्लास्टोमा, एड्रिनल ग्लैंड का कैंसर बच्चों के अंदर। और IMFT, विच इज इंफ्लामेटरी मायोफाइब्रोब्लास्टिक ट्यूमर। इंफ्लामेटरी मायोफाइब्रोब्लास्टिक ट्यूमर। ठीक। तो ये हमारे पास हो गया यहाँ पे तीसरा। ठीक है। तो ALK में तीन आ गए। FLT3 ल्यूकेमिया कराएगा, और ये हमने पढ़ ही लिया। एडिनो कार्सिनोमा ऑफ लंग, एड्रेनल ग्लैंड न्यूरोब्लास्टोमा और IMFT, ये हो गया हमारे पास। AL के बाद आता है रेड जीन, RET, रेड जीन। तो रेड से आप इसका निमोनिक याद रख सकते हो, रेट टेन मैड मैन। रेट टेन मैड मैन, रेट टेन मैड मैन। ठीक। अब रेड जीन क्या कराएगा? गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। ठीक है। और एक तो गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो सकता है, एक लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो सकता है। तो गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, तो इसमें क्या क्या है, ये प्रेजेंट होगा ऑन क्रोमोसोम नंबर 10। इसके अलावा इसका कॉज क्या होगा, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन का कॉज क्या होगा इसका? मेड्यूलरी, मेड्यूलरी कार्सिनोमा थायराइड। ठीक। और दिस इज एसोसिएटेड विद मैन 2A और मैन 2B सिंड्रोम। ठीक है, मैन 2A और मैन 2B सिंड्रोम। तो दिस इज व्हाट, दिस इज गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। ठीक है, फंक्शंस का गेन हो गया, उसकी वजह से म्यूटेशन हो गई। एक है लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। तो इसमें क्या है, म्यूटेशन इन द रेड जीन। तो रेड जीन की म्यूटेशन हो गई, जिसकी वजह से लॉस हो गया ऑफ गैंग्लियन सेल। ठीक है, विच कॉजेस हिट्सप्रंग डिसीज। इसको, हाँ, ये मेगा कोलोन कराता है। ठीक है। तो एक बार इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या क्या हो गए आपके, जैसे मेड्यूलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। ठीक है, उसके बाद मैन 2A, मैन 2B सिंड्रोम कॉज कराता है। उसके अलावा यहाँ पे हो गया रेड जीन, और एक हमारा हो गया हिच स्प्रंग डिसीज विच कॉजेज द मेगा कोलोन, और क्रोमोसोम नंबर 10। ठीक है।
तो 10 इज फॉर क्रोमोसोम नंबर 10, और मैड इज फॉर मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड, और मैन टू ए मैन टू बी रेड 10 मैड मैन। मतलब ये रीड जीन का गेन ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन अगर हो जाता है, रीड जीन में म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से फंक्शन नहीं कर पाता रेड जीन, तो जिसकी वजह से गैंग्लियन सेल का लॉस होता है, और हिट स्प्रंग डिसीज मेगा कोलोन को होता है, मेगा कोलोन। ठीक है। और अगर इसका एक्सेस हो जाता है, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाता है, तो 10, सबसे पहले क्रोमोसोम 10 मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड और 9 to a 9 to b सिंड्रोम कॉज करता है ये। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सी किट, CKIT, या फिर CD 117। ठीक। तो किट, किट से आप याद रख सकते हो गेम्स का, किट से याद क्या रख सकते हैं, गेम्स। तो गेम्स याद करते हैं, गेम्स, GAMES, गेम्स। तो जी से क्या है, जी से है गैस, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर, इसे जिस्ट भी कहते हैं। अगला है एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, AML। फिर है मेस्टोसाइटोसिस, मेस्टोसाइटोसिस। फिर है आपका मिलेनोमा, मिलेनोमा। और फिर हमारे पास आ जाता है सेमिनोमा। ठीक है। तो गेम्स हो जाता है किट, किट इज फॉर गेम्स, गेम्स विच इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जिस्ट, एमएल, मेस्टोसाइटोसिस, मेलानोमा और सेमिनोमा। तो ये हमारा हो गया ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर म्यूटेशंस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, विच इज एम्प्लीफिकेशन एंड पॉइंट म्यूटेशन। तो एम्प्लीफिकेशन एक तरफ एकदम, और पॉइंट म्यूटेशन एक तरफ, पॉइंट म्यूटेशन एक तरफ। तो जो एम्प्लीफिकेशन वाला है हमारे पास वो है आपका ERBB2, EGFR2, और HER2 न्यू। ठीक, एक तो ये हो गया, और एक है PDGFR बीटा। इन दोनों के अलावा ये तो क्या करा रहे हैं, एम्प्लीफिकेशन। और पॉइंट म्यूटेशंस कौन कौन कराते हैं, बाकी सारे, ERBB1, विच इज GFR, GFR1। ठीक है। इसके बाद FLT3, और आपका ALK, विच कॉजेज द ल्यूकेमिया, और RET जीन, रेड 10 मैडमैन। ठीक है, RET जीन। और एक हमारे पास हो गया किट, KIT किट, सी किट, और CD 117, विच कॉजेज जिस्ट, AML, मेस्टोसाइटोसिस, मेलानोमा एंड सेमिनोमा। तो ये हमारे पास दूसरी बात हो गई। ठीक है, पहला ग्रोथ फैक्टर, दूसरा ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, इन दोनों का देख लिया। इसके बाद हमारे पास तीसरा नंबर आता है, किसका, तीसरा नंबर हमारे पास आता है सिग्नल ट्रांसडक्शन वाले का, सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन म्यूटेशन, सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन म्यूटेशन। तो इसमें क्या है, सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन म्यूटेशन में अगेन इसमें जो जो होते हैं, ABL, देन वी हैव RAS, देन वी हैव BRAF, देन वी हैव नॉच, एंड देन वी हैव जैक, विच इज जेनस काइनेस। ठीक है, ABL, ABL, रास, ब्रेफ, नॉच, जैक। ठीक है। तो ये हमारे पास नाम आ गए। इसके बाद रास वाले अगर हम देखते हैं, तो रास में मोस्ट कॉमन ऑन्कोजीन टू बी म्यूटेटेड इन ह्यूमन ट्यूमर्स, सबसे ज्यादा कॉमन है ह्यूमन ट्यूमर्स में, रास वाला। ठीक है। तो अब हम इसका पाथवे देख लेते हैं रास वाले का। तो नॉर्मल पाथवे ऑफ रास, नॉर्मल पाथवे ऑफ रास, क्योंकि मोस्ट कॉमन इसी का है, इस वजह से इसका देख रहे हैं। ठीक है।
तो रास का नॉर्मल पाथवे ये है कि ये आपका हो गया सेल, लेट से, ठीक है। अब इस सेल के ऊपर यहाँ पे लगा रखा है, बेसिकली यहाँ पे रास है और ये सेल है, ठीक है। इस रास के ऊपर होता है पैरनिसल, FARNESYL, पैरनिसल एंकर, ठीक है। ये एंकर होता है रास के ऊपर, कौन सा, पैरनिसल एंकर। तो ये कॉज क्या कराता है, ये कन्वर्ट कराता है जीडीपी को, जीडीपी को कन्वर्ट करा देता है जीटीपी के अंदर, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जीटीपी एक बार बन गया तो जिसकी वजह से रास का एक्टिवेशन हो जाता है, रास एक्टिवेट हो गया। अब रास एक बार एक्टिवेट हो गया तो ये दो चीजें निकालता है, ब्रेफ और P13 के पाथवे, P13 के पाथवे और एक ब्रेफ पाथवे, ठीक है। तो सेल के अंदर रास होता है आपका। अब रास के ऊपर कौन सा एंकर होता है, प्रेंसिल एंकर। वो जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट कर देता है, जीडीपी एक बार बना सेल के अंदर तो वो रास एक्टिवेशन करा देता है, जिससे ब्रेफ पाथवे एक्टिवेट हो जाता है, P13 के पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। अब अगर हमें रास का फंक्शन रोकना हो तो जीडीपी से जीटीपी बनने से रोकना होगा हमको। जीटीपी इज ब्रोकन डाउन यूजिंग जीएपी, ठीक है। अब ये होता किसकी प्रेजेंस में, जीएपी, ठीक है। अब जीएपी क्या है, जीएपी है जीटीपीएस एक्टिवेशन प्रोटीन। इन प्रोटीन्स के प्रेजेंस में जीडीपी जीटीपी में कन्वर्ट होता है। अगर हम इसको क्या करते हैं, रोक दें, ठीक है, तो ये आगे नहीं जाएगा, ठीक है। इसका तो जीटीपी ब्रोक होता है यूजिंग गैप, ठीक है। जीटीपी आगे जाके ब्रोक होता है विद द हेल्प ऑफ, वी कैन से, विद द हेल्प, ये वाला है, ये आगे जो जीटीपी है ये ब्रोक होगा किसकी वजह से, गैप की वजह से, ठीक है। तो आगे हम इसमें पढ़ते हैं। एक तो हमारे पास हो जाता है इसमें ब्रेफ, ठीक है। और एक हमारे पास होता है P13 के पाथवे होता है, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे, तो जो इसमें पहली चीज हमारे पास आ जाती है वो, एक हम टेबल से यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले KRAS कपल ट्यूमर, ठीक है। एक हमारे पास हो गया HRAS, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हो गया NRAS, एक हमारे पास हो गया GNAS और एक हमारे पास हो गया GNAQ, ठीक। तो KRAS वाला क्या कराता है, के से कोलोन कैंसर, एक कराता है ये पैनक्रिएटिक कैंसर, एक एक कराता है लंग कैंसर, ठीक है। तो कोलोन कैंसर, लंग कैंसर और पैनक्रियास का कैंसर, ठीक है। उसके बाद HRAS, तो एच को अगर मैं देखूं तो यहाँ किडनी बन सकती है आराम से, तो रीनल सेल कार्सिनोमा, RCC, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर और पिट्यूटरी कार्सिनोमा, ठीक है। इसके बाद एनरास, एनरास हो गया AML कॉज कराएगा और मिलेनोमा कराएगा, मेलेनोमा। उसके बाद GNAS क्या कराएगा, सोमेटोट्रॉफ एडिनोमा कराएगा और ये यूविया मेलानोमा कराएगा, आई का ट्यूमर कराएगा, GNAQ, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आपका, तो ये हमने देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं ब्रेफ, BRAF, ब्रेफ पाथवे। तो जो ब्रेफ पाथवे है इसको हम ऐसे लिखते हैं BRAF V600E। तो मतलब क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रही है 600वें कोडोन पे, जिसमें V कन्वर्ट हो रहा है E के अंदर, ठीक है। तो 600वें कोडोन पे होता है ये। सिंगल ब्रेफ म्यूटेशन क्या कॉज कर सकती है, HCl, और HCl को उल्टा लिख देते हैं LCH। HCl है हेयरी
सेल ल्यूकेमिया। और LCH है लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस। ठीक है। इसके अलावा ये कॉज क्या करता है, ब्रेफ जो है, तो पेपिलरी कार्सिनोमा थायराइड, पेपिलरी कार्सिनोमा थायराइड। और ये कॉज करता है पिलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा, ब्रेन में। ठीक है। मिलेनोमा करता है साथ में। और एक करता है कोलोन कैंसर। ठीक है, ये सारी चीजें कॉज कर रहा है। ये कौन कॉज कर रहा है, सब ब्रेफ। तो ब्रेफ हमने काफी डेप्थ में पढ़ लिया कि ब्रेफ कौन से कोडोन पे म्यूटेशन हो रही है, वो क्या क्या कॉज कर रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ABL। ठीक है। तो हमने यहाँ पे रास देख लिया, ब्रेफ देख लिया। ठीक है। जिसमें कि रास सबसे ज्यादा होने वाला है ट्यूमर ह्यूमंस के अंदर, जिसमें हमने रास पाथवे देख लिया कि हम उसमें GTP बनता है, फिर रास एक्टिवेट होता है, ब्रेफ पाथवे चलता है। और ब्रेफ के बारे में हमने म्यूटेशन में देख लिया क्या क्या होता है। तो ब्रेफ हमारा हो गया कवर्ड और रास हमारा हो गया कवर्ड। ठीक है। इसके बाद हम ABL पे चलते हैं, विच इज द फर्स्ट वन। ठीक है। ABL के बाद नोच और जैक जेनस काइनस, ये दो रह जाते हैं हमारे। तो ये कंप्लीट हो जाएगा ट्रांसडक्शन वाला। इसके बाद हम आते हैं ABL पे। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमें, क्रोमोसोम 9 और क्रोमोसोम 22, इनमें ट्रांसलोकेशन देखने को मिलता है। ट्रांसलोकेशन देखने को मिलता है जिसकी वजह से जो BCR होता है एंड ABL होता है, उनका क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। ये कहाँ मिलते हैं, ये BCR ABL क्रोमोसोम के ऊपर मिलते हैं। इनका फ्यूजन हो जाता है आपस में। अब इनके फ्यूजन की वजह से क्या होता है, इन जीन के फ्यूजन की वजह से क्या होता है, एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है टायरोसिन काइनेज की। टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है। और और क्या होता है, नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एक्टिवेशन हो जाता है। ठीक है। ये हो गया पहली बात, ट्रांसलोकेशन वाली। दूसरी बात ये है अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ ट्रांसलोकेशन 922 में जो हुआ है, BCR ABL। ठीक है। हम पता लगा सकते हैं कि क्या है। जैसे कि अगर हमारे पास वेट निकलता है 190 किलो डाल्टन, तो वो होता है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। अगर वेट होता है 200 किलो डाल्टन, किसका, BCR ABL ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम्स का जो वेट आ रहा है, उसमें आ रहा है वो CML। अगर 210 किलो डाल्टन है, इसे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहते हैं। और 230 किलो डाल्टन अगर आ रहा है, तो ये हो गया क्रोनिक न्यूट्रोफिलिक ल्यूकेमिया। ठीक है। LJKLMN, तो सीक्वेंस में ही है LMN। ठीक है। तो ये हमने याद कर लिया अकॉर्डिंग टू वेट एंड अकॉर्डिंग टू द फ्यूजन। ट्रांसलोकेशन पहला हो गया ट्रांसलोकेशन, और उसमें हमने फ्यूजन देख लिया। उसकी वजह से टायरोसिन काइनेस एक्टिविटी और नॉन रिसेप्टर आपका टायरोसिन काइनेस एक्टिविटी देखी हमने। फिर अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ BCR एंड ABL, और वेट हमने देख लिया किसका कितना है, 190। फिर 20 बढ़ा दो, फिर 20 बढ़ा दो, 210 और 230। फिर तीसरा हमारे पास, सॉरी, फोर्थ हमारे पास आ जाता है जैक जेनस, जैक जेनस काइनेस। तो इसमें क्या है, ये देखने को मिलता है पॉलीसाइथीमिया वेरा। ठीक है। जिसमें होता है जैक 2V 617F। मतलब जैक तो क्या हो गया, जीन हो गया। जैक टू, जैक टू तो जीन हो गया। VF में कन्वर्ट हो रहा है 617
वे कोडोन पे म्यूटेशन देखी जा रही है। ठीक है। और लास्ट हमारे पास हो गया नॉच, फिफ्थ वाला, ट्रांसडक्शन में NOTCH नॉच। ये होता है टी सेल ल्यूकेमिया। ठीक है, टी सेल ल्यूकेमिया। तो ये हमारे पांचों हो गए इसके अंदर, सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन म्यूटेशन के अंदर। तो पहला हमने ग्रोथ फैक्टर पढ़ा। ग्रोथ फैक्टर में हमने PDGF बीटा पढ़ा, TGF अल्फा पढ़ा, FGF जीन पढ़ा, HGF पढ़ा। फिर रिसेप्टर का म्यूटेशन देखा हमने, जिसमें हमने ERBB1, EGFR1, ERBB2, EGFR2, HER2 न्यू, PDGFR बीटा, FLT3, ALK रेड जीन, और C KIT CD117 पढ़े। इसके बाद हमने पढ़ा सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल का म्यूटेशन, जिसमें हमने ABL, रास, ब्रेफ, नोच और जैक जेनस पढ़ा। ठीक है। अब आ गया न्यूक्लियस पे मामला। तो न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर म्यूटेशन, न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर म्यूटेशन। ठीक है, फोर्थ वाला। उसके बाद सेल साइकिल वाले में हम म्यूटेशन पढ़ेंगे कौन कौन सी है। ठीक है। तो ये हमने सारी, इसके बाद हम पढ़ लेंगे म्यूटेशन। ठीक है। तो इसके अंदर अगेन हमारे पास नाम आते हैं मिक, देन वी हैव पोस, देन वी हैव जून, देन वी हैव रेल। तो ये आप याद रखने। और इसके अंदर आ जाता है जो हमारे पास ये है मिक, उसका निमोनिक है कोलोन, मिक कोलोन। तो CLN, C उठा लिया, L उठा लिया, N उठा लिया। सी मिक होता है, एल मिक होता है, एन मिक होता है। तो सी मिक क्या कराएगा, सी मिक कराएगा बर्किट लिम्फोमा। ठीक है, बच्चों में, इन चाइल्ड। एल मिक क्या करा रहा है, स्मॉल सेल लंग कैंसर, और ये न्यूरोब्लास्टोमा करा रहा है। और जो ये रेल है, ये कराता है हॉडकिन, हॉडकिन लिम्फोमा से एसोसिएटेड है। ठीक है। इसके बाद सेल साइकिल वाला देख लेते हैं। सेल साइकिल, सेल साइकिल के जो नॉर्मल फेज है वो है G0, फिर G1, फिर आता है S फेज, फिर आता है G2 फेज, और फिर आता है M फेज। ठीक है। तो अगर हम देखें सबसे पहले G0 फेज में, तो G0 फेज में एक बार टेबल बना लेते हैं। G0, ठीक, फिर आ जाता है आपका G1, फिर S, फिर G2, और फिर M। ठीक। इसके बाद वी हैव इन द G0 फेज, ये होती है इनएक्टिव और क्विसेंट स्टेज। उससे पहले S फेज में देखते हैं सिंथेसिस होता है। किसका सिंथेसिस होता है, DNA का। एक बार DNA बन गया, तो फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं है, इसके बाद रिटर्न नहीं होगा, सेल साइकिल आगे ही चलेगी। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, M में क्या होता है, माइटोसिस होता है। ठीक। और ये क्विसेंट स्टेज होती है। तो इसको याद करने का 2 घंटे, फिर 4 घंटे, और फिर 6 घंटे। और इनका कोई वेरिएबल, इनका कोई फिक्स टाइम नहीं है, कितना भी टाइम हो सकता है, जब जरूरत पड़ेगी तब ये एक्टिव होंगे। तो G2M जो है, G2M वाला जो फेज है, वो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव है, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज। उसके बाद जो एस फेज है, वो लीस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज है। और जो आपका मोस्ट रेडियो रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर की अगर मैं बात करूं, तो वो हो गया एविंग्स सार्कोमा। ठीक। उसके बाद मोस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल ब्लड में, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल इन ब्लड, कौन सा, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। उसके बाद हमारे पास आता है लीस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल, लीस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल, वो होती है प्लेटलेट। और मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन, रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन, वो होता है बोन मैरो। उसके बाद होता है गोनेट्स। ठीक। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट
तो ये है सेल साइकिल पे ट्यूमर। ठीक है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या है, इसमें चेक पॉइंट्स पढ़ते हैं पहले हम। तो सबसे पहले G1S चेक पॉइंट देख लेते हैं। G1S, फिर आपका S, फिर G2 और M। ये G1S G2M। ठीक। तो ये जो जा रहा है, एक तो G1 और S में चेक पॉइंट होता है, और ये G2N में चेक पॉइंट होता है। तो ये G1S चेक पॉइंट है, G2N चेक पॉइंट है। तो चेक पॉइंट्स में अगर हम देखें, G1S चेक पॉइंट में देखते हैं सबसे पहले, तो इसमें दो जीन होते हैं। एक P53 जिसको पुलिसमैन कहते हैं, और एक होता है RB जीन जिसको हम गवर्नर कहते हैं। इसमें भी सेम ही होता है, P53 पुलिसमैन, और एक इसमें होता है BRCA जीन। ठीक है, ये थोड़ा चेंज होता है इसमें, BRCA जीन आ जाता है। तो ऑब्वियसली पावर किसके पास ज्यादा है? पुलिस गवर्नर के पास, RB जीन के पास, है ना। और तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद सेल साइकिल का प्रोग्रेशन देखेंगे कैसे चल रही है सेल साइकिल। तो सेल साइकिल का हम क्या देख रहे हैं, प्रोग्रेशन। तो सेल साइकिल प्रोग्रेशन कैसे, साइक्लिन्स, साइक्लिन्स लेके जाते हैं आगे। और CD के साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस होते हैं। निमोनिक है, धोनी एक अच्छा बच्चा है, अच्छा बैट्समैन है। धोनी एक अच्छा बैट्समैन है। ठीक है। तो DEAB साइक्लिन है ये। कौन कौन सा साइक्लिन है, DEAB। तो डी के लिए आपका CD के कौन सा होगा, CD के 4 होगा, CD के 6 होगा। ई के लिए CD के 2 होगा। बाकी टू टू है इन दोनों में, और उसमें 1 है। तो ये साइक्लिन और CD के याद रखने होंगे। ठीक है। तो डी में क्या हो रहा है, ट्रिगर द सेल, जो डी वाला है ये, इस वाले साइक्लिन में क्या होता है, ट्रिगर सेल टू मूव फ्रॉम G0 टू G1 एंड फ्रॉम G1 टू S। तो 1 मिनट इसको भी हम देख लेते हैं। डी क्या करवा रहा है, डी करवा रहा है, सेल को ट्रिगर करता है कि वो G0 से G1 में जाए, और G1 से S में जाए। ये डी करवा रहा है। तो धोनी एक। ई क्या करवा रहा है, ये सेल को प्रिपेयर करता है फॉर DNA रेप्लिकेशन इन एस फेस। एस फेस में DNA रेप्लिकेशन के लिए क्या कराता है, प्रिपेयर करता है सेल को। डी, धोनी एक अच्छा। ए से क्या आ गया, एक्टिवेट करता है DNA को, एक्टिवेट करता है DNA को, DNA के रेप्लिकेशन को एक्टिवेट करता है। ठीक है, इनसाइड द न्यूक्लियस इन एस फेज, एस फेज में चल रहा है ये। धोनी एक अच्छा बैट्समैन है। तो बी से क्या आ गया आपका, साइक्लिन बी प्रमोट्स द असेंबली ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल एंड अदर टास्क इन द साइटोप्लाज्म टू प्रिपेयर फॉर माइटोसिस, के लिए फाइनल प्रिपरेशन करवाता है आपका बी। ठीक है, फिर सेल साइकिल का इनहिबिशन देखते हैं। तो सेल साइकिल का इनहिबिशन, सेल साइकिल इनहिबिशन। तो सेल साइकिल CD के इनहिबिटर फैमिलीज यही स्टॉप करते हैं, जो कि हो गया आपका सिप और किप फैमिली। और एक हमारा हो गया INK4 ARF फैमिली। ठीक। तो यहाँ पे सिप जो है वो हो गया P21, P27 और P57। जिसमें कि P21 जो होता है वो एक्टिवेट होता है किससे, P53 से। P53 पुलिसमैन जो है वो इसको एक्टिवेट करता है P21 को, विच इज द इनहिबिटर। ठीक है, सारे में इनहिबिटर है। और इधर INK4 ARF फैमिली, इसमें आ गया P16 और P14। ये कराते हैं आपका डिलीशन, डिलीशन म्यूटेशन ऑफ P16। ठीक है, जिसकी वजह से आपका होता है PSM। PSM इज पैंक्रेटिक कैंसर, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा और मिलेनोमा। फिर we have the next thing which is last thing which is cell cycle mutation, सेल साइकिल म्यूटेशन। तो सेल साइकिल म्यूटेशन में क्या है, एक तो है साइक्लिन D1, सेल साइकिल का इनहिबिशन देख लिया।
सेल साइकिल का प्रोग्रेशन देख लिया, अब सेल साइकिल का म्यूटेशन देख लेते हैं, विच इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो साइक्लिन D1 जो है, विच इज द साइक्लिन डी एज वेल, तो वो करा रहा है मेंटल सेल लिम्फोमा, मेंटल सेल लिम्फोमा, ठीक है। और CD K4, ठीक है, वो कराता है ग्लायोब्लास्टोमा, ग्रेड 4 ट्यूमर। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट।